हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITR 3 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)A यानी कि ITR-U ITR 3 असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आप कैसे फाइल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ITR 3 किन्हें फाइल करना होता है। जनरली जो है शेयर मार्केट में अगर आप इंट्राडे और FNO में ट्रेडिंग की है और वहां पर अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करना जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई अदर इनकम जैसे सैलरी है, पेंशन है या FD से इंटरेस्ट या बचत खाते का ब्याज है, या फिर अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या म्यूचुअल फंड के सेल आउट होने से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करना होता है। तो दोस्तों अगर असेसमेंट ईयर 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में अगर आपने शेयर मार्केट में किसी भी तरीके का इंट्राडे और FNO में ट्रेडिंग की है और आप चूक गए हैं अपना असेसमेंट ईयर 2024-25 का ITR भरने से, तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको ITR 3 फाइल करना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट और CA के माध्यम से अपना ITR भरवाना चाहते हैं ITR 3 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सेक्शन 139(8)A में, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ITR 3 भरने के लिए आपको सबसे पहले तो इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना पैन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर जो है आपको AIS नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको अपना AIS फॉर्म चेक कर लेना है कि उस टाइम पीरियड में आपकी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग के साथ साथ अदर कौन कौन सी इनकम है जो आपके पैन कार्ड पर रिपोर्ट हुई है। तो सिंपली यहाँ पर AIS पर क्लिक करके यहाँ पर रहेगा TIS। तो उससे पहले आपको यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर जो है 23-24 सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में TIS पर क्लिक कर देना है। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है इनकी सैलरी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है, सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसका मतलब है कि इनकी सैलरी इनकम के साथ साथ शेयर मार्केट में इंट्राडे और FNO में भी ट्रेडिंग है, तो उस केस में जो है इनका अप्रोप्रिएट ITR 3 है। तो ये चेक करने के बाद में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में डाउनलोड प्रीफिल डाटा का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर 2024-25 का आपको प्रीफिल डाटा यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में एक नई विंडो में आपको इनकम टैक्स का पोर्टल अगेन से ओपन कर लेना है और यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाकर के असेसमेंट ईयर 24-25 यहाँ बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर जो है आपको ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। फिर इसके बाद में इस एक्सेल यूटिलिटी को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इस एक्सेल यूटिलिटी को यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। करने के बाद में एक नया फोल्डर आ जाएगा। सिंपली इस पर डबल क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और इसको अनब्लॉक करके अप्लाई करके ओके कर देना है। इसके बाद में इस एक्सेल फाइल पर डबल क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। ये फाइल थोड़ी बड़ी और हेवी होने के कारण इसको ओपन होने में टाइम लगेगा, तो तब तक आपको जो है वेट करना है। यहाँ पर कोई भी अदर एक्टिविटी अपने कंप्यूटर पर नहीं करनी है। जैसे ये फाइल ओपन हो जाए तो यहाँ पर जो है आपको पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में जाना है और जो आपने JSON फाइल अपने E-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड की थी, यहाँ पर जो है इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन मिलेगा, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में जहां आपकी JSON फाइल डाउनलोड है उस पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इस JSON फाइल का बेनिफिट ये रहता है कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, एड्रेस है, नाम, मोबाइल नंबर, आपकी इनकम डिटेल, सैलरी वगैरह, ये सारी की सारी यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक इस डाटा से प्रीफिल होकर के आ जाएगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पर फाइल बड़ी होने के कारण ये कुछ लोडिंग में टाइम लेगा, तो तब तक आपको वेट करना है। अपने कंप्यूटर पर किसी भी अनदर प्रकार का विंडो ओपन नहीं करना है, अदरवाइज आपकी एक्सेल फाइल यहाँ पर हैंग हो सकती है। इंपोर्ट प्रीफिल सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पर जो है आपको इस एरो पर क्लिक करके सबसे पहली टैब होम टैब यहाँ पर ओपन कर लेनी है। अगर आपकी कोई ऐसी टैब है जो आपको नहीं चाहिए तो उस केस में उसको यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर सकते हो, तो उस केस में वो जो है आपकी फाइल यहाँ पर जो है हट जाएगी। जो टैब आपको नहीं चाहिए वो हट जाएगी, तो अप्लाई कर दें। बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं करें क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सीट्स भी हैं जिनमें
में बाय डिफॉल्ट एक एरर आती है, तो इस वजह से इन सबको आपको वैलिडेट करवाना है 1 बाय 1 करके। फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट सीट लेनी है पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो आपने प्रीफिल डाटा इंपोर्ट किया था वहां से सारी आपकी पर्सनल डिटेल आ चुकी है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर जो है फाइलिंग अंडर सेक्शन आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सेक्शन रहेगा 139(8)A आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे 8A सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक नई टैब ओपन होकर के आ जाएगी जो कि आपको कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपने पहले रिटर्न भर दिया है और उसको रिवाइज कर रहे हो तो जो ओरिजिनल रिटर्न है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर डालना है और जो डेट ऑफ फाइलिंग है ओरिजिनल रिटर्न की वो आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है। इसके बाद में यहाँ पर ये कंडीशन पूछ रहा है कि आपकी रेजिडेंस इंडियन हो तो कौन सी कंडीशन फुलफिल करते हो, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है 182 डेज एंड मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आप इंडिया में रहे हो। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर रहेगा क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर यस और नो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर हमेशा आपको न्यू ही रखना है, क्योंकि अगर आप ड्यू डेट के बाद ITR फाइल कर रहे हो तो इनकम टैक्स का रूल है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते, आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही सेलेक्ट करनी रहेगी। परंतु यदि आपने ड्यू डेट से पहले अपना ओरिजिनल ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में भरा है और आप उसको रिवाइज कर रहे हो तो उस केस में यहाँ पर आप यस करके अपना ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में भर सकते हो। अगर आपने ITR पहले कभी नहीं भरा और फर्स्ट टाइम ITR भर रहे हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सेलेक्ट रखना है। फिर इसके बाद में इसको ओके कर देना है और यहाँ पर जो है यस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा। फिर ये ऑप्शन जो है नो रखना है, ये भी नो रखना है, ये भी नो रखना है। फिर यहाँ पर जो है क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे, तो इस ऑप्शन को भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे, तो यहाँ पर जो है आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर होल्ड किए हैं, तो यहाँ पर जो है आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो सबसे अहम रोल आता है वो आता है इनका, तो इन ऑप्शंस को तो आपको नो कर देना है, इस ऑप्शन को भी आपको जो है नो कर देना है, यहाँ पर इसको भी आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर सेक्शन 44A, तो क्या आप सेक्शन 44A में अकाउंट मेंटेन करने की लाइबल है, तो यहाँ पर जो है आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप अपना ITR ड्यू डेट से पहले फाइल करते हो तो आपको यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जो आपको FNO में लॉसेज हुए हैं आप उसको उस केस में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ड्यू डेट के बाद ITR फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो है अगर आप 44AE या 44AD या BB में अपना ITR फाइल करके इनकम शो करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है नो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे ऑप्शन पूछेगा क्या आपका टर्नओवर पिछले साल में 1 करोड़ को क्रॉस कर गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नीचे आना है। फिर यहाँ पर ये पूछेगा कि अगर आप अपना ITR फुलफिल करते हो तो यहाँ पर जो है नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हम पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट ऑप्शन आर यू लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, तो यहाँ पर भी आपको जो है नो ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। फिर नीचे आना है। तो ये टैब हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जो भी आपकी टैब कंप्लीट होती है उसके होम ऑप्शन पर आपको जाना है और यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन रहेगा। अगर आपके कोई टैब में किसी भी प्रकार की एरर रहती है तो यहाँ पर शो कर जाएगा। जैसे हमारे केस में यहाँ पर जो है फोन नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है, तो या तो इसको डिलीट कर दो, अदरवाइज यहाँ पर फोन नंबर एंटर कर दो। तो यहाँ पर जो है अगेन वैलिडेट करवाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्लीज सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन फॉर ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो यहाँ पर जो है हमको रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट यहाँ पर फाइलिंग के लिए सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये कॉलम है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो यहाँ पर इसके सामने आपको सेलेक्ट करना है 31 जुलाई 2024 ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है। फिर इसके बाद में इस सेट को वैलिडेट करवाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सीट ए, यहाँ पर ओके है तो इसको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर 139(8)A की टैब है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आपने ITR भरा है, हमने ITR नहीं भरा है तो यहाँ पर नो
ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि क्या आप सेक्शन 139(8)(a) के तहत ITR भरने के लिए एलिजिबल हो, तो यहाँ पर यस ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फिर ये रीजन पूछेगा तो रीजन आपको सिलेक्ट करना है कि हमने प्रीवियसली रिटर्न नॉट फिल्ड, और इसके बाद में यहाँ पर टाइम पीरियड सिलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर हम 24-25 का ITR भर रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड फर्स्ट ऑप्शन रहेगा अप टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसको सिलेक्ट करके इस सीट को वैलिडेट करवा देना है। फिर यहाँ पर आएगा नेचर ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर आपको कोड सिलेक्ट करना रहेगा। तो इस ड्रॉप डाउन पर सिलेक्ट करके सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर रहेगा अदर सर्विसेज, ये सिलेक्ट कर लेना है आपको और ओके कर देना है। फिर ट्रेड नेम में अगर आपका नाम हो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर जो आपका खुद का पर्सनल नाम है एज पर पैन कार्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है ये आपसे डिस्क्रिप्शन पूछेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देना है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। इसके बाद में जो है आपको इस सीट को भी वैलिडेट करवा देना है। फिर यहाँ पर अपनी सीट आएगी बैलेंस सीट की, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। सबसे लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा नो अकाउंट केस का, क्योंकि हम अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें करना है। अगर आप करना भी चाहते हो तो भी नहीं करे। अगर आप ड्यू डेट के बाद ITR फाइल कर रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आपका फिगर हो, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, तो वो आपको डाल देना है। अगर नहीं हो तो यहाँ पर जो है आपको 00 एंटर कर देना है। इसके बाद में होम टैब पर आकर के इस सीट को वैलिडेट करवा देना है। फिर यहाँ पर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो हमारी किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है तो उस केस में इस सीट को यहाँ पर वैलिडेट करवा देना है। फिर अपना यहाँ पर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हमें कुछ भी यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। हम जो भी एंट्री करेंगे इंट्राडे, FNO, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, वो प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल गेन के शेड्यूल से रिलेटेड होगी, तो इस सीट को भी आपको वैलिडेट करवा देना है। फिर यहाँ पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर जो है आपको इंट्राडे और FNO की ट्रेडिंग की एक्टिविटी एंटर करनी है। आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में, यहाँ पर इफ द रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन, तो इस केस में यहाँ पर जो है आपको इस ऑप्शन में जो भी आपका FNO से ट्रेडिंग है उसकी डिटेल एंटर करनी है, और जो आपका इंट्राडे का ट्रेडिंग है वो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा टर्नओवर फ्रॉम स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, तो यहाँ पर जो है आपको इंट्राडे की डिटेल एंटर करनी है। तो अब हम जो है आपने जो आपका जहाँ भी डीमैट अकाउंट है वहां से आपने जो टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है, कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इंट्राडे का है, तो यहाँ पर जो है इंट्राडे में अपन देखेंगे बाई वैल्यू, सेल वैल्यू और यहाँ पर प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपका इंट्राडे में जो भी ट्रेडिंग है उसका जो भी नेगेटिव फिगर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगा देना है ABS, और ये वैल्यू सेलेक्ट करके एंटर करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव फिगर को पॉजिटिव में कर देगा और जो पॉजिटिव है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। फिर इसके बाद में इसको नीचे तक यहाँ तक खींच देना है जहाँ तक आपकी ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर जो है इसको हम टोटल कर लेते हैं ऑटो सम ऑप्शन पर क्लिक करके। तो हमारा टर्नओवर कितना है, 1,01,293.95, यानी कि 1,01,294। तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है 1,01,294। फिर आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, तो यहाँ पर आप अगर प्रॉफिट देखोगे इसकी टोटल करोगे तो यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस है 5432 रुपए और 85 पैसे का, यानी कि 5433 रुपए का। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव में एंटर करना है 5433 रुपए। इसके बाद में अगर कोई एक्सपेंसेस हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको जो है नील भी आप कर सकते हो, या अगर मान लीजिए आपका 150 रुपए एक्सपेंसेस है तो वो एंटर करोगे तो ये आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद में आते हैं हम FNO टैब की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो FNO का टर्नओवर है, जैसे ऑप्शन का टर्नओवर और फ्यूचर का टर्नओवर, तो इन दोनों की आपको यहाँ पर टोटल कर लेनी है। तो टोटल है हमारा 19,95,574.85। तो ये हमारा है 19,95,575 रुपए। तो यहाँ पर जो है आपको एंटर कर देना है 19,95,575 रुपए। फिर एनी अदर मोड में यहाँ पर 0 एंटर कर देना है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आपका कितना है, तो प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे आपके ऑप्शन का यहाँ पर लॉस है 1,95,845 और फ्यूचर का आपका प्रॉफिट है 1,19,813 रुपए। तो इन दोनों की अगर आप यहाँ पर सम करोगे तो आपका ओवरऑल लॉस आ जाएगा 76,032.15।
तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है 76,032 रुपए। इसके बाद में नेट प्रॉफिट, तो इसको आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर जो है आपको एक्सपेंसेज एंटर करने हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वो सारे के सारे एफएनओ के केस में अलाउ हो जाते हैं। तो यहाँ पर 60,921 रुपए आपको एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पर जो है 00 नेट प्रॉफिट आएगा। ये इसीलिए आता है क्योंकि अगर आप ड्यू डेट के बाद में आईटीआर फाइल करते हो तो उस केस में आपको प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप अपना टर्नओवर शो करोगे तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट हो तो आप शो कर सकते हो, अदरवाइज उसका कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपका प्रॉफिट हो तो वो आप शो कर सकते हो, अदरवाइज जो आप लॉस की वैल्यू एंटर करोगे तो यहाँ पर जो भी आपका लॉस है वो 0 ही रहेगा, क्योंकि ड्यू डेट के बाद में आपका जो भी लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ओनली सेट ऑफ हो सकता है करंट ईयर की इनकम के साथ में। तो उस केस में आपको वैलिडेट करवा देना है होम ऑप्शन पर आकर के। फिर यहाँ पर ऑडिट इंफॉर्मेशन का शेड्यूल रहेगा। तो यहाँ पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने क्या कभी चेंज की है तो उसको आपको नो सेलेक्ट करके इस सीट को वैलिडेट करवा देना है। फिर यहाँ पर क्वांटिटेटिव डिटेल है तो इसको भी आपको सिंपली वैलिडेट करवा देना है। फिर आपका शेड्यूल सैलरी आएगा। तो हमने आपने EIS में देखा था तो यहाँ पर हमारी सैलरी थी 3,68,000 जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ भी आप सर्विस करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एड्रेस एंटर कर देना है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर सिटी एंटर कर देनी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी पेंशन अमाउंट हो, जैसे 368,650, तो यहाँ पर पहले आपको सेलेक्ट करना है बेसिक सैलरी और फिर यहाँ पर एंटर करना है 368,650। फिर आपको जो है इस सीट को यहाँ पर वैलिडेट करवा देना है, ऑटोमेटिकली ये ओके हो जाएगी। अगर किसी केस में नहीं होती है, कोई एरर आती है, तो यहाँ पर आप सेक्शन 10 का अलाउंसेंस देखोगे तो ये कुछ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपने मेन्यू को यहाँ पर ले जाना है और सिलेक्ट ऑप्शन पर रखना है और फिर उसके बाद में इस सीट को वैलिडेट करवाओगे तो वैलिडेट हो जाएगी। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर अगर आपने रेंटल इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी से तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम में जो है आप उसकी एग्जम्पशन ले सकते हो, अदरवाइज इसको वैलिडेट करवा देना है। फिर यहाँ पर जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन की सीट रहेगी तो इस सीट को सिंपली आपको वैलिडेट करवा देना है। फिर यहाँ पर DOP की वैल्यू रहेगी तो यहाँ पर इसको भी वैलिडेट करवा देना है। फिर नेक्स्ट सीट को भी आपको वैलिडेट करवा देना है। फिर ESR की सीट है उसको भी वैलिडेट करवा देना है। फिर आएगी कैपिटल गेन की सीट। तो यहाँ पर जो है आपको वैल्यू एंटर करनी है। तो जो आपका डीमैट अकाउंट का टैक्सेबल समरी है उसको ओपन कर लेते हैं और इक्विटी फोल्डर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का बाई वैल्यू है उसकी सम कर लेनी है और जो सेल वैल्यू है उसकी सम कर लेनी है। तो हमारी सेल वैल्यू है 80,476.8 यानी कि 80,477 रुपए। यहाँ पर एंटर कर देना है 80,477 रुपए। फिर यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर एंटर नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो तीसरा कॉलम यहाँ पर सीरियल नंबर 3 रहेगा ना, उसमें एंटर करना है 80,477 रुपए। फिर इसके बाद में आपकी जो बाई वैल्यू है 68,259, तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है 68,000 जो फुल कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है उस कॉलम में, यहाँ पर एंटर कर देना है 68,259। इसके बाद में जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर 12,000 रुपए ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। तो अगर कोई एक्सपेंसेस हो तो वो आपको इस कॉलम में एंटर कर देने हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 180 रुपए का हमारा एक्सपेंसेस हुआ। फिर इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कुछ सिलेक्शन का ऑप्शन हो तो उसको नो सेलेक्ट करना है। जैसे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली नो है, अगर यहाँ पर नहीं हो तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपका जो प्रॉफिट है उसको क्वार्टर वाइज यहाँ पर ब्रेकअप देना है, यानी कि जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसका यहाँ पर ब्रेकअप देना है। तो हमारा कितना है 12,038 रुपए। तो इसको अगर आप क्वार्टरली डिवाइड नहीं कर सकते तो फर्स्ट कॉलम में आप इसको एंटर कर दो और फिर सीट के होम ऑप्शन पर आकर के इसको यहाँ पर जो है वैलिडेट करवा दो। फिर आता है शेड्यूल 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर स्टेट या यूनिट एक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आफ्टर 31 जनवरी 2018। इसके बाद में यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि आपकी सेल की उसकी सेल वैल्यू क्या है, उसमें आपकी
जो सेल आउट वैल्यू है वो आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पर बाई वैल्यू की हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं और उसके बाद में सेल वैल्यू की आपको यहाँ पर टोटल कर लेनी है। तो सेल वैल्यू है आपकी 25,118 रुपए। तो 25,118 यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर इस कॉलम में आपको जो खरीदने की लागत आई है, यानी कि उन शेयर्स को आपने कितने में खरीदा था, वो वैल्यू आपको एंटर करनी है। तो हमने खरीदा था 14,630 रुपए। तो 14,630। अब इसके बाद में अगर आपका कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो वो इस कॉलम में यहाँ पर एंटर कर देना है। तो अगर आपका कोई एक्सपेंसेस हो, जैसे 70 रुपए हमारा खर्चा हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर देखोगे आपका जो प्रॉफिट है, मान लीजिए यहाँ पर है प्रॉफिट 10,418 रुपए। तो उस केस में आपको कैपिटल गेन के शेड्यूल में यहाँ पर आना है और इसका भी आपको ब्रेकअप देना है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आप आओगे तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 10%। तो यहाँ पर आपको 10,418 रुपए एंटर कर देने हैं और इसके बाद में इस सीट को वैलिडेट कर देना है और जो 112A की सीट है उसको भी आपको ओपन करके यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर शेड्यूल 115AD प्रोविजो है, तो इसको भी आपको जो है सिंपली यहाँ पर वैलिडेट ही करना है। तो ये वैलिडेट का कॉलम है। फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट शेड्यूल है VDA का। तो अगर आप कोई क्रिप्टो में ट्रेडिंग की है तो उसका यहाँ पर आप डिटेल एंटर कर देंगे। खरीदने की जो डेट है वो डेट ऑफ ट्रांसफर, उसका हेड और क्या लागत आई और कितने में आपने बेचा। तो अगर हो तो एंटर कर देना है, अदरवाइज इसको वैलिडेट करवा देना है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपकी कोई अदर इनकम हो, जैसे डिविडेंड इनकम हो, FD इनकम हो, तो वो एंटर कर देना है। अदरवाइज यहाँ पर प्रीफिल डाटा से आपकी जो बचत खाते का ब्याज था, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 173, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। इसके बाद में CYLA शेड्यूल है। सबसे पहले तो इसको OS वाला जो शेड्यूल है उसको वैलिडेट करवा देना है, भूल गए थे हम, तो इसको वैलिडेट करवा देते हैं। फिर CYLA का शेड्यूल है तो इसको भी आपको वैलिडेट करवा देना है। फिर CFL का शेड्यूल है तो इसको भी आपको यहाँ पर वैलिडेट करवा देना है। फिर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का है तो इसको भी आपको वैलिडेट करवा देना है। फिर ICDS शेड्यूल, ये पता नहीं क्या क्या शेड्यूल्स है, हम पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो सिंपली इनको यानी कि वैलिडेट करवा देना है। फिर यहाँ पर आएगा डिडक्शन का। तो न्यू टैक्स रेजिम में आप कुछ खास डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अगर एम्प्लॉयर का NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, अदरवाइज इस सीट को वैलिडेट करवा देना है। तो जो NPS का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर का होगा तो वो इस कॉलम में आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट शेड्यूल ले लेना है SPI का। तो इसको भी जो है आपको वैलिडेट करवा देना है। फिर AMTC का शेड्यूल है तो इसको भी आपको वैलिडेट करवा देना है। फिर एग्जम्प्ट इनकम का शेड्यूल है तो एग्रीकल्चर इनकम वगैरह अगर आपकी कुछ हो तो उसको हटाल देना है। यहाँ पर ये एरर आ रही है वैलिडेट के दरमियान, तो यहाँ पर जो है डिविडेंड इनकम अगर आपकी कुछ हो तो उसे एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर 0 ही है। और एनी अदर में यहाँ पर जो है आपको इसको सेलेक्ट ऑप्शन पर ले जाके छोड़ना है और फिर वैलिडेट करना है। फिर यहाँ पर रहेगा PTI का शेड्यूल। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस सीट को भी यहाँ पर वैलिडेट करवा देना है। फिर TPSA का शेड्यूल है, इसको भी आपको वैलिडेट करवा देना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू एंटर करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर 0 एंटर कर देना है। फिर इसके बाद में इसको वैलिडेट करवाना है। फिर FSI का शेड्यूल है तो इसको भी आपको वैलिडेट करवा देना है। फिर इसके बाद में ट्रांसफर, इस शेड्यूल को जो भी आपको वैलिडेट करवा देना। तो इसमें खूब सारी एरर आएगी। तो यहाँ पर जो है आपको जो भी सेलेक्ट का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। जैसे यहाँ पर जो है आप देखोगे सेलेक्ट और इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको डिलीट करना है। फिर यहाँ पर नीचे आओगे तो इस कॉलम में भी ये आ रहा है तो इसको डिलीट कर देना है, सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है। यहाँ पर ये जो सीट है उसकी एरर है, आपकी कोई एरर नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। फिर यहाँ पर जो है इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट करना है और इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट करना है। फिर यहाँ पर जो है ये भी है तो इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट करना। फिर होम ऑप्शन पे आकर के इसको वैलिडेट करवाना, वैलिडेट हो जाएगी। फिर शेड्यूल 5A तो इसको भी वैलिडेट करवाना है। फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का शेड्यूल है तो ये अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर में कोई ऐसी संपत्ति खरीदी है जिसकी वैल्यूएशन 50 लाख से ज्यादा है तो उसकी डिटेल एंटर करनी है यहाँ पर, अदरवाइज इसको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद में इसको वैलिडेट करवाना है तो ये कह रहा है कि आपको 0 एंटर करना जरूरी है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में 0 एंटर कर देना है। फिर इसके बाद में वैलिडेट करवाना है तो ये 0 का ही कह रहा है तो यहाँ पर 0 0 और 0। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी 0 0 और 0 सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो है आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में इसको वैलिडेट करवा देना। फिर GST का शेड्यूल आएगा तो इसको वैलिडेट करवा देना है, अगर एप्लीकेबल हो तो एंटर कर देना है। फिर आएगा इनकम टैक्स का शेड्यूल। तो अगर आपका कोई टैक्स वगैरह कटा हुआ होगा या आपने खुद से पेमेंट किया होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर ESOP का शेड्यूल है तो इसको भी आपको जो है वैलिडेट करवा देना है। फिर TDS का शेड्यूल
शेड्यूल है तो यहाँ पर इसको जहाँ भी सेल्फ है तो उसको सेलेक्ट ऑप्शन पे लाके छोड़ना है, अदरवाइज यहाँ पर जो है आपका ये सीट वैलिडेट नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में इसको वैलिडेट करवा देना है। फिर पार्ट BATI तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जाना है आपको और यहाँ पर जो है आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में फॉर्म ऑप्शन पर आकर के इसको वैलिडेट करवा देना है। फिर पार्ट BATI तो आपकी किस साइड से कितनी इनकम है, तो जो सैलरी से इनकम हो वो यहाँ पर एंटर करना है। यानी कि आप अपडेटेड ITR फाइल कर रहे हैं तो आपकी अपडेटेड ITR फाइल करने से कितनी इनकम किस साइड में बढ़ी है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे हमारे केस में सैलरी से है तो यहाँ पर सैलरी शेड्यूल में आप जाओगे तो आपकी कितनी इनकम है सैलरी से 3,68,650 रुपए। तो आपको जो है यहाँ पर पार्ट BATI में 3,68,650 एंटर कर देना है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तो छोड़ देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 177। फिर कैपिटल गेन की इनकम भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो आपने देखा होगा आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था तो यहाँ पर कैपिटल गेन के शेड्यूल में जाओगे और सबसे लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ये है और लॉन्ग टर्म ये है। तो इन दोनों की आपको टोटल कर लेनी है 12,038 और 10,418 रुपए, तो 22,456 रुपए। तो वो आपको जो है यहाँ पर एंटर कर देनी है 22,456 रुपए। फिर इसके बाद में बिजनेस शेड्यूल से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर जो है आप शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला शेड्यूल देखोगे, टैब देखोगे तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला, तो यहाँ पर आपने कितना प्रॉफिट दर्ज किया था, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस ही हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि आप एंटर करो। तो यहाँ पर जो है VFLMA शेड्यूल में आपको चले जाना है और 0 एंटर कर देना है। फिर इसके बाद में वेरिफिकेशन की टैब आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको जो है पहले से एंटर कर देना है। और इसके बाद में हमारा ये पूरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो क्या क्या एरर आती है इसको वैलिडेट करने के दौरान तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में जाना है और कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी जो भी इनकम्स होगी उस पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी, कोई लॉस होगा तो उसको आपस में सेट ऑफ करवाया जाएगा। यहाँ पर टैक्स इज पेड अंडर सेक्शन 140B तो ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि 1000 के चालान की डिटेल अपन को एंटर करनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे लास्ट वाली शेड्यूल में आपको चले जाना है। यहाँ पर CFLA का शेड्यूल हम पहले देख लेते हैं क्योंकि कैरी फॉरवर्ड लॉसेज अलाउ नहीं होते हैं। तो अगर आपका कुछ यहाँ पर लॉसेज फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस आ रहा है तो ठीक है, बट अगर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड के कॉलम में आ रहा है तो वो आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर आ गया टोटल लॉसेज कैरी फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। तो यहाँ पर अगर हो तो इसको एरर भी आएगी तो इसको मैं आपको बाद में सॉर्ट आउट करूंगा। सबसे पहले तो आपको जो है 1000 का चालान आएगा। जैसे यहाँ पर पार्ट BATI में जाओगे तो सैलरी इनकम आपकी आ गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और यहाँ पर जो है आपका टोटल कैपिटल गेन। फिर इस पर जो भी टैक्स वगैरह रेट्स एप्लीकेबल होगी वो आ जाएगी। और फिर इसके बाद में जो है आपका यहाँ पर 1000 का सिंपली आपको चालान फाड़ना है और जो भी उसकी डिटेल हो BSR कोड, चालान सीरियल नंबर, DDMFY फॉर्मेट में वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर जो है एंटर कर देता हूँ अपने चालान की डिटेल को। फिर इसके बाद में अगेन से आपको जो है होम ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर जो है सबसे पहला पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन और अगेन कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी जो है टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर जनरेट जोसन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर जो है आपकी जोसन जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर सेव जोसन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको जो है ओके कर देंगे। ओके, हमारी जोसन सेव हो चुकी है। तो सिंपली अब उसको अपलोड करना है। तो लॉगिन कर लेना है आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर ई फाइल मेन्यू में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 फाइलिंग मोड अपडेटेड रिटर्न और ऑडिट नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पर ITR 3 और कंटिन्यू और कंफर्म। फिर यहाँ पर जहाँ आपने जोसन जनरेट की है वो फोल्डर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा जोसन वाला फोल्डर है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या एरर आती है हमारे ITR एक्चुअल यूटिलिटी पर। तो ये एरर आई है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है CFLA का शेड्यूल, जैसा मैंने बताया था कि आप कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं कर सकते ITRU के थ्रू। तो यहाँ पर जो है आपको 0 एंटर करना है CFLA शेड्यूल में। और फिर ये कह रहा है कि आपका जो TPSA शेड्यूल है, तो सबसे पहले हम इस एरर को सॉर्ट आउट करते हैं, पहली एरर को। तो यहाँ पर जो है आपको अपनी एक्सेल शीट ओपन करनी है और यहाँ पर आपको जो लॉस हुआ था इंट्राडे में, आपने देखा होगा जो FNO में लॉस हुआ था वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, पर जो इंट्राडे में लॉस हुआ था वो नेगेटिव फिगर में चल रहा था। तो यहाँ पर जो है आपको इसको डिलीट कर देना
है। इसके बाद में होम ऑप्शन पर आकर के इसको वैलिडेट कर देना है। तो ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपको एंटर करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 एंटर कर देते हैं। फिर इसके बाद में वैलिडेट करवा देते हैं तो ओके आ जाएगा। फिर दूसरी एरर कह रहा है कि ये टीपीएसए शेड्यूल में आपको यहाँ पर कुछ यस या नो सेलेक्ट करना है। तो टीपीएसए शेड्यूल कहाँ है हमारा, उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका टीपीएसए शेड्यूल, ये रहा टीपीएसए शेड्यूल। तो यहाँ पर जो है आपको टीपीएसए शेड्यूल कह रहा है। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है, एरर है आपके शेड्यूल ए पार्ट ए ओ आई में। तो यहाँ पर पार्ट ए ओ आई आपको देख लेना है। तो यहाँ पर रहेगा पार्ट ए ओ आई ये वाला। और यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ यस इन कॉलम नंबर 2A, तो यहाँ पर आप देखोगे आपका जो सबसे लास्ट में जाओगे ना तो यस है ये, तो इसको नो आपको सेलेक्ट करना है। फिर अगेन से इसको वैलिडेट करवा देना है। फिर आपको अपनी होम टैब पर यहाँ पर आ जाना है और कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके टैक्स पर कैलकुलेशन होगी। अगेन से वेट करना है क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ी है। इसके बाद में जनरेट जेसॉन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जेसॉन ऑप्शन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको जो है आपको यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपकी जेसॉन सेव हो जाएगी आपके उसी फोल्डर में। फिर अगेन से यहाँ पर आना है और इसको हम कैंसिल कर देते हैं और अगेन से इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर अगर आपका जब तक ITR वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पर उस एरर को सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो उस केस में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कंटिन्यू और उसको वेरीफाई कर देना है। इस प्रकार जो है अगर आप ITR 3 भरने से चूक गए हो तो भी आप जो है ITR 3 फाइल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।